कैलकुलेट करें, आपको पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, यहाँ पर ये डिवाइजर है और ये टाइम्स क्वोशंट प्लस आर, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं या तो लॉन्ग डिवीजन से या सिंथेटिक डिवीजन से। इसके अलावा एक मेथड है, अगर आप डायरेक्ट आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि लेट सपोज अगर मैं पुट करता हूँ, क्योंकि हमें आर चाहिए, ठीक है, दिस आर कैन बी आल्सो रिटन एज आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस दिस टर्म, मगर अगर मैं इसको जीरो करना चाहता हूँ तो मैं एक्स की जगह पुट करूंगा ए, सो व्हाट विल बिकम एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए विल बिकम जस्ट योर R. Is this thing is clear to you all? Means this is known as the remainder factor, remainder theorem, जो कि आपको लॉन्ग डिवीजन या सिंथेटिक डिवीजन के अलावा डायरेक्ट जो है ना वो रिमाइंडर देता है। और फिर हम ये कहते हैं if this R zero, it means this will implies f of A zero, अगर ये चीज हो तो हम कहते हैं then x minus A will be vector of polynomial function जो भी। Is this thing is clear to you all? यस सर, R0 वाली बात समझ में नहीं आई सर। R0 का मतलब आपको पता है कि फैक्टर किसको कहते हैं, आप लोग नंबर्स में कैसे करते हैं, यानी कि अगर ये आपसे मैं कहूं कि इज 2 फैक्टर ऑफ 4, क्या 2 4 का फैक्टर है, इसका मतलब क्या 2 4 को कंप्लीट डिवाइड करता है नहीं, 2 टू द 4 कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब आपका ये रिमाइंडर क्या है, 0। तो हम ये चेक करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी फैक्टर हो तो वो कंप्लीट डिवाइड करता है। नंबर की अगर मैं बात करूं, जिस तरह अगर आपसे ये कहा जाए कि इज 4 फैक्टर ऑफ 16, तो क्या आंसर होगा, ये सुनो, yes why, because when you divide 16 divided by 4 you will get remainder as 0, यानी कि आप लोग ये कहते हैं कि 16 को 4 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 है तो हमारा आंसर फिर यस होता है। इस तरह करते हैं ना नंबर में। आपसे ये कहा जाए इज 3 फैक्टर ऑफ लेट सपोज 7, यस होगा आंसर, नो होगा, नो व्हाई, Because remainder is not 0. remainder not equal to 0, yes 0. So in the same way हम अब जनरल फार्मूला बनाते हैं इसमें पॉलिनोमियल में। इनफैक्ट ये अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन का मालूम करना हो कि उसका फैक्टर है या नहीं, तो आप लोग इस चीज को देखेंगे, while dividing if your remainder is 0 then you will say that this expression will be factor, क्योंकि हम डिवाइड इससे कर रहे हैं ना। आप लोग देखते हैं कि f ऑफ x को डिवाइड करो x माइनस a के साथ एंड देन सी योर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तक पहुंचने के लिए डिफरेंट मेथड है। यू विल आइदर यू मे यूज लॉन्ग डिवीजन, you may use synthetic division, and then you can easily determine your R. Now this time I have given a function that will give you the direct your value मैंने, यानी कि अगर मैं इसका एग्जांपल कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ पॉलिनोमियल आपके पास x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप लोगों का जो आप लोग इस टर्म को डिवाइड कर रहे हैं लेट सपोज x प्लस 3 के साथ, तो अगर मैं ये कहूँ आपसे, या फिर डिवाइजर को रहने दे, अगर मैं ये कहूँ इज दिस x माइनस 3 फैक्टर ऑफ f ऑफ x, जो ये f ऑफ x है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा नो होगा, क्या ये टर्म इसका फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 3 इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, अगर कंप्लीट डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये फैक्टर होगा, और कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा तो फैक्टर नहीं होगा, और कंप्लीट डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 होगा तो ये फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब वो कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा। तो आप आर देखें, तो अब आर के लिए ना आपके पास 3 मेथड है, एक
आप लोग इसको ना लॉन्ग डिवीजन से करके चेक करें तो आपको आर इजीली मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो सिंथेटिक डिवीजन से आप करें, ठीक है, या आप चाहें तो मालूम करें एफ आप डायरेक्ट -3, एफ आप -3 की वैल्यू देखें क्या है, एंड दिस एफ आप -3 इज डायरेक्ट आर, ठीक है, तो -3 का क्यूब और -3 -3 का क्या है +4 टाइम्स -3 -5, सो इज इट 0 और नॉट 0, तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटी है, या 0 होगा या 0 नहीं होगा, ठीक है। इज इट क्लियर अप हियर? यस सर क्लियर। और ये आई थिंक 0 नहीं होगा क्योंकि सारे नेगेटिव में आ रहे हैं, दिस इज नॉट 0, सो आप कहेंगे दिस x + 3 इज नॉट a factor of f of x, आंसर विल बी नो। यही एक चीज आई थिंक रह गई थी जो आप इजीली खुद से पढ़ सकते थे। बहरहाल आप लोग देखेंगे कि बहुत सारों ने क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लिए होंगे, हम चेक नहीं कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर एतमाद है, सिवाय एक शबीर ने नहीं किए, बाकी तकरीबन मेरे ख्याल में सब, और किसी को मसला होता कि हमें पता चले कि किस किस ने नहीं किया है। ये शबीर के अलावा अगर 2.3 में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं। ये बुक नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं सर, बोर्ड नजर आ रहा है सर, बोर्ड नजर आ रहा है। ओके, और 2 सेकंड चैप्टर में मसला 2.1 में 2.2 में तो बताएं, या फिर हम शुरू करें 3.1? यस सर, 3.1 स्टार्ट। Okay, 3.1 is related exponent. Once again, this is same function that already you learned from previous semester, 0 semester THPR foundation, या नहीं तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में या उससे पहले आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा। तो वंस अगेन हम उसी फंक्शन को ना रिपीट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इससे पहले आप लोग रिकॉल करें, हमने पॉलीनॉमियल फंक्शन पढ़े थे, और देन हम अब सेकंड फंक्शन पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, ये सारे पॉलीनॉमियल में आ जाते हैं। हाँ, इसके अलावा हमने एक पीस वाइज फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू भी पढ़े थे, ठीक है, वो पॉलीनॉमियल के अलावा है। So yes, what do you mean by exponential function? What is in fact exponent? Exponent is same thing that is power. So power function are if we have variable on any base where base is any real number that is greater than 0 and not equal to 0, that will be your exponential function. ये डेफिनेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन f with base a is denoted by f of x equal to a power x। आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, इससे पहले जितने भी फंक्शन है उसमें बेस हमारा वेरिएबल हुआ करता था, पावर कांस्टेंट नंबर हुआ करता था, मगर जिस स्पेशल फंक्शन में आप लोग देखें ये जो हमारा डोमेन है x, वो पावर के तौर पर अपीयर हुआ है, दिस इज एक्सपोनेंट के तौर पर अपीयर हो रहा है, वेयर इसका बेस जो है ना वो रियल नंबर है। Okay, why it is not equal to 1, it is greater than 0? Why this thing, there is restriction? Okay, what if a is 1? a 1 होगा तो ये फंक्शन क्या होगा? ये 1 होगा मतलब जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 रहेगी। 1 के ऊपर जो भी पावर होती है वो सेम जो अगर 1 power x equal to, yes you are right, so 1 power x will always 1 and that will be constant function and that will be polynomial of degree 0, that cannot be exponential function. So that's why for exponential function base should not equal 1. And what about positive, what are negative, and what about 0? 0 power x means without 0, so that will be again 0, ठीक है, और वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आउट हो जाएगा। मगर व्हाट इफ नेगेटिव, नेगेटिव में क्या मसला है? सर अगर नेगेटिव हो सकता है। ओके, चलिए मैं अगर आपसे ये -2 करता हूँ या -1 करता हूँ, व्हाट अबाउट -1 पावर
हाफ, क्योंकि एक्स हमारा रियल नंबर है, हाफ भी तो हो सकता है ना, -1 का स्क्वायर रूट आपको पता है रियल नंबर नहीं है, तो हम हमारा डोमेन रियल टू रियल है, तो इस वजह से हम ये चाहते हैं x will become all real number, so that's why there is restriction on base, so base can be only greater than 0 and all greater than 0 excluding 1, 1 भी उसमें से वो भी हालांकि ग्रेटर देन 0 ही है, मगर उसके बावजूद भी ये एक्सक्लूड है, ताकि हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहिए। ये की है आपके पास कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर इजीली आप लोग यूज कर सकते हैं, और हम एग्जाम में अलाउ करेंगे। अगर आपको ये चाहिए 2 पावर -3 पावर 1, तो आप क्या करेंगे, 2 प्रेस करेंगे, पावर की टेबल, पावर की और -1 की 3 पावर एंटर करेंगे, तो ये आपका मतलब यू नो वेरी वेल दिस थिंग के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो आपको इस हाउ यू कैन डिटरमाइन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a पावर x। लेट्स सपोज a को मैं 2 करता हूं या 3 करता हूं या 4, कोई भी हो, तो उसका ग्राफ आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर फिलहाल पर्टिकुलर एग्जांपल दें, उसके बाद हम जनरलाइज करेंगे f और x। तो a is now 2, what will become value of f of x where x is our real number, ठीक है। तो पुट करें x f of x, तो वैल्यू लेट सपोज अगर मैं पुट करता हूँ 0, बताएं क्या वैल्यू आएगी, 2 पावर 0, व्हाट अबाउट 1, व्हाट अबाउट 2, okay, what if -1, Sir, 1/2. 1/2, what about -2, 1/4। ओके, मुझे बता सकते हैं व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ x सो दैट f ऑफ x शुड इक्वल टू लेट्स सपोज 0। कोई भी नहीं है वैल्यू ऐसा। सर -∞। ओके, -∞ इज नॉट रियल नंबर, रियल नंबर बताएं ऐसा, क्योंकि हमारी डोमेन क्या है। सर नहीं है कोई भी ऐसा वैल्यू। ओके, अच्छा x क्या होगा ताकि f ऑफ x मुझे मिले कोई नेगेटिव नंबर, लेट्स सपोज -1 की बात करें। नो सर, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ओके, तो मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बिकम नाउ, ये डोमेन तो आपने बता दिया, ठीक है, व्हाट विल बी रेंज ऑफ दिस फंक्शन। वो भी सब पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, रियल नंबर। सर जीरो से अप होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो सर से अप होगा। मल्टीपल्स ऑफ 2 आ रहे हैं, कह सकते हैं नहीं, सर। देखिए ये 1/4 सर भी आ रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, सर पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अगर आप इसमें देखेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसका ग्राफ कभी भी नीचे या नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, सो इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन,
और 0 पुट किया था तो हमें क्या मिला था 1 यस सर। 0 का, और 1 मिला था 1 पुट किया था तो हमें 2 आया था। इट्स 2 1 पर 2 है पर, ठीक है। और जैसे जैसे आप लोग पुट करेंगे तो ये इस तरह इंक्रीजिंग ग्राफ होता जाएगा, ठीक है। और 3 पर ये क्या आया था 2 पावर 3 समथिंग 8 होगा। अच्छा, नेगेटिव में आप लोगों ने देखा कि डिक्रीज हो रहा था, अगर हमने पुट किया था -1 तो आपने कहा था हाफ, तो इसी तरह ये नीचे होगा। मगर ये कभी भी इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस लाइन पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स विल बी always the graph of this function, graph of 2 power x will always above this line, and this horizontal line, okay, या f of x equal 0 कर लें या y equal 0 कर लें, this line is known as, this horizontal line is known as asymptotic, okay। इसकी स्पेलिंग चेक करना है, ASY, asymptotic is the line where function will never touch this horizontal line but function will go, मीन्स अगर आप इसमें पुट करेंगे लेट सपोज x नेगेटिव इंफिनिटी, क्लियर, देन योर फंक्शन will approach to 0 but f of x will never equal to 0, clear, and f of x will never be negative। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ है ना इस लाइन के साथ जाता रहेगा, इसके साथ आस्ता आस्ता नीचे होता जाएगा, मगर कभी भी इसको टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दिस इज नोन एज अदर। ओके, व्हाट अबाउट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब मैं बेस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, लिखता हूँ फॉर जो एग्जांपल आपने बताया असिम्प्टोट सर, जो लाइन को 0 नहीं होगा सर, फिर वही वाई एक्सिस के लिए भी ऐसे होगा। नहीं, वाई एक्सिस में तो आपने देखा था ना अप जा रहा था ये वाला, यानी कि अगर आप इसमें एक्स को पॉजिटिव इंफिनिटी करेंगे, क्लियर, तो फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है ना, इस तरह बढ़ता जा रहा है, इसको हम कहते हैं अगर सर कोई हॉरिजॉन्टल, दूसरा ग्राफ हो इसी तरह, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, इसका वर्टिकल लाइन सही, चलता जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 पावर -6 आर सर इसमें इसको इस तरह पॉजिटिव में ग्राफ डाउनवर्ड जाएगी और नेगेटिव वैल्यूज हम पुट करेंगे तो अप बढ़ जाएगी। नहीं, नेगेटिव, यानी कि इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, देखें पावर नेगेटिव है तो कैन आई राइट 1/2 पावर एक्स, नो ये सर। सब जी सर सेम है जी ना। जी यस सर सेम है। ओके, तो अब ये इसके बराबर है, आई थिंक 1/2 पावर एक्स। ये सर ये भी ठीक है। ठीक है ना, तो हम जनरल बात कर रहे थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स, इससे पहले हमने ए इक्वल टू लिया था, दिस टाइम ए इक्वल टू 1/2, क्लियर, मतलब 2 पावर नेगेटिव एक्स इज सेम एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 पावर एक्स, एक ही बात है ना। आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम x को -x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिमेट्रिक हो जाता है थ्रू y एक्सिस के साथ, मगर अब हम ये देखना चाहते हैं इसका ग्राफ, फॉर एग्जांपल अब आप इसमें पुट करेंगे लेट सपोज कोई वैल्यू और मुझे बताएं ग्राफ, ओके लेट सपोज ये f है, x है सॉरी, और ये आपका व्हाट इफ आई पुट लेट सपोज 0 पर क्या आएगा
और 1 पर क्या आएगा? लेट सपोज 2 पर बताएं क्या होगा? कोई बड़ा नंबर मैं पुट करता हूँ 10, उस पर क्या होगा? और फिर मैं नेगेटिव 2 पुट करता हूँ, ले सपोज नेगेटिव 10 पुट करता हूँ, कुछ मैं पॉजिटिव कुछ नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ ताकि हमें बिहेवियर का पता चले। ये 0 पर क्या लिखूं मैं? 1 सर। 1 पर 1 1/2 1/2 ओके, 2 पर 1/4 1/4 मतलब 0.25। 10 पर 2/10 कितना होता है पता नहीं। चलिए नेगेटिव 1 पर बताओ। 2 सर। और नेगेटिव 2 पर 4 4 सर। नेगेटिव 10 पर 2/10 सर, जितना भी होता है वो पता नहीं। 2 पावर 10 आएगा ना? 1024 आएगा सर आई थिंक। हाँ जो भी, ऐसे ये आ जाएगा फिर 2 पावर नेगेटिव 10 आई थिंक, जो कि 0 के करीब होगा, 0.00 समथिंग, ये मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी 2 पावर नेगेटिव 10 आपका। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर डिक्रीज हो रहा है, मगर नेगेटिव पर ये इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही है ना? यस सर। अगेन मुझे बता सकते हैं इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी फंक्शन की? नो सर। और 0 नो सर। सर 0 भी नहीं आएगा। और 1 पर ये 5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, यस सर। आप और 2 पर और कम हो रहा है, इस तरह मतलब ये पॉजिटिव पे डिक्रीज हो रहा है वैसे ही। और जैसे मैं नेगेटिव नंबर पुट करता हूँ तो ये इस तरह बढ़ेगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये वही सेम रिलेशन है जो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास इन जनरल में लिखे यहाँ पर f ऑफ x एंड f ऑफ नेगेटिव x के दरमियान जो रिलेशन है, ठीक है, वो ये कि अगर आप फंक्शन को इस लाइन के साथ यानी कि y एक्सिस के साथ फोल्ड करें तो मिरर इमेज बनता है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं इस ग्राफ को और प्रीवियस में जो हमने बनाया है इस ग्राफ को, बोथ आर रिफ्लेक्ट थ्रू दिस y इक्वल टू 0, x equal to 0, sorry, this vertical, okay? यस सर। ओके, बट अगेन इसमें आप लोग देखें रेंज वही है, दोनों में सेम थी ये, और इसमें एक दोनों में एक कॉमन पॉइंट है 0,1, ठीक है। अब आप बुक में देखें क्या है, ये बुक नजर आ रहा है, मैंने बुक ओपन किया। यस सर, दिख रहा है। ओके, अब इसमें बेस को अगर मैं जैसे ही बढ़ाता हूँ 2 पावर x किया है तो ये इसका ग्राफ है, ये इसको हम कहते हैं 0,1। ये क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है y इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट वेयर वैल्यू ऑफ y विल ऑलवेज 1। अगर आपके पास b पावर x है तो अगर आप 0 पुट करेंगे इन जनरल इसमें x 0 होगा तो y आपको ऑलवेज 1 मिलेगा। तो तमाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो ये वाली इक्वेशन है उसमें आपको यू विल ऑलवेज गेट 1 एज अ y इंटरसेप्ट। बट देयर इज अनदर थिंग कि इफ यू इंक्रीज बेस, लेट्स सपोज कंपेयर 2 and 4 ग्राफ ऑफ f of x and g of x, so these are exponential function, but the increase or value of y is greater than this 2 of x. So there is a direct relation between base and value of y or value of f of x or g of x जो फंक्शन। तो इसमें देखें जो जिसका बेस ज्यादा होगा उसमें ग्रोथ रेट ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप 4 की जगह 8 करेंगे तो ये ग्राफ और शार्प जाएगा इस तरह, ठीक है, और जैसे जैसे कम होता जाएगा तो ये स्लो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये पॉजिटिव वैल्यू में चेक करें
0 पर तो 1 1 आ रहा है, मगर 1 पर ये 2 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, और 2 पर ये 4 हो रहा है, 16 हो रहा है, क्योंकि इसका बेस 4 है, इसका बेस। वैसे ही अगर आप कंपेयर करेंगे 3 और 9 को तो सेम चीज मिलेगी। अब हम इस पर आते हैं, जो कि अभी हमने इसका भी एग्जांपल किया था, a पावर माइनस एक्स। क्लियर? सो 2 पावर माइनस एक्स या 4 पावर नेगेटिव एक्स का ग्राफ जो है ना, आप लोग देखें इस तरह, जो कि अभी हमने बना लिया। सो इन जनरल अभी हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, ग्राफ ऑफ एनी a power x where a is greater than 0, then domain will become all real number. Okay, this is general domain of all real number of any exponential. Range is also positive real number. Clear? And y-intercept is always 0, 1. Okay, now these three are common point, but this fourth one is different. So this function is increasing as a is greater than 1. So if your base is greater than 1, then function will always increase. And there is a behavior, right side behavior, as x tends to negative infinity, where this function means y or a power x tends to 0. This is a approaching. And as you know that the graph of exponential function is always continuous. Clear? So these 6 points are very important. These are known as properties of exponential function. In the same way, if we are talking a power negative x, okay, in a power negative x means if your a is in between 0 and 1, okay, यानी कि अगर आप इसको लिखना चाहें दूसरे लफ्जों में, तो ये a जो है ना, बेस हमारा क्या है, इन बिटवीन 0 and 1. ठीक है? डोमेन सेम, रेंज सेम, y-intercept same, but this fourth one is different. So the graph is, you may see here, okay, this is decreasing function. Clear? And now if you put x larger value, means if x is your path approaching to positive infinity, then your function tends to now 0. Okay, a power negative x will equal to 0, or tends to 0, and this is also continuous. Yeah, and you may also test horizontal line. So horizontal line test will give you there is a 1 1 property, and if it is 1 1 property holds, then this function contain inverse of inverse also. Okay, and inverse of exponential function will be logarithmic function that we will discuss in the next exercise. But up here in this exercise we will discuss only Usama. क्या दिखाना चाहते हैं? Is it clear up here? Yes, sir. Okay, again there are same transformation of function will also hold. If you increase, for example, something, then a function will be go upward. If you subtract anything, then function will be decreased, go downward. And in the same way, if you are multiplying any negative number, then there is also reflection through horizontal line, through vertical line. Same stuff is there. Okay? Okay, there is also an irrational base. That is very important. Natural base E, that is known as E R 2.7182818. So if we have base E, that is known as natural base, and there are so many applications, so many usage of this exponential function. You will see in the exercise, there are continuous, for example, in interest rate. There are so many other problems where we have to use base E. Okay, और आपने एलेन लागर्थम तो पढ़ा होगा, तो जिसका बेस E होता है वो एलेन होता है। बहरहाल अब ऐसा फंक्शन अगेन वही सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें जो बेस है वो इरेशनल नंबर E है। अगर बेस E है 2.7, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल बेस। ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f of x इक्वल टू e पावर x। और e पावर x को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? e की होती है कैलकुलेटर में, वो डायरेक्ट जो है ना e प्रेस करेंगे। मतलब आपने ये वैल्यू पुट नहीं करना 2.71, क्योंकि ये रेशनल है, तो ये कभी भी फाइनाइट नहीं होगा, चलता जाएगा।
you have to use this e power x e in your calculator. Is it clear up here? Yes, sir. एप्लीकेशन जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारी, एक तो आसान सी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं इसमें इंटरेस्ट रेट में। आपको पता है इंटरेस्ट क्या होता है? बिजनेस साइड एप्लीकेशन है वैसे। ये बताओ या इसका डायरेक्ट फार्मूला बताऊं? नहीं सर, इसको एक्सप्लेन करें। इसको एक्सप्लेन कर क्या? ये सूद होता है ना, इंटरेस्ट वगैरह। सूद, चलिए सूद कह सकते हो, ठीक है। वैसे होता क्या? सर समझा दें, आगे काम आएगा। चलिए मैं समझाता हूँ, ठीक है? तो मुझे बताएं कि सूद क्या होता है वैसे, या इंटरेस्ट क्या होता है। चलो सूद को रहने दें, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं आपकी क्लास में मौल भी है तो कहेंगे सूद है, तो हम इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है। आप सबको ना दिलचस्पी होनी चाहिए पढ़ने में, पढ़ाने में और सीखने में, तो हम उसी इंटरेस्ट की बात करना चाहते हैं। तो होता क्या है वैसे बात। चलिए अगर आप लोग का फाइनेंस नहीं है बैकग्राउंड, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि रेंट जो होती है, ठीक है, रेंट ऑन any money or amount आप लोगों ने घर कभी किराए पर लिया हो, कोई गाड़ी रेंट पर ली हो, तो आप लोग क्या करते हैं? लेट सपोज घर का एग्जांपल लेते हैं, तो आप लोग घर अगर रेंट पर लेते हैं तो आप उसको यूज करते हैं, ठीक है, और पर मंथ जो भी है उसका रेंट अदा करते हैं, ठीक है। आखिर में क्या होता है, लेट सपोज 1 साल का आपने एग्रीमेंट किया है, तो 1 साल के बाद ये हर मंथ 12 किस्तें भी दी आपने रेंट, और आखिर में वो आपने घर वापस कर लिया, ठीक है। ऐसे होता है ना? यस सर। अब आपने घर नहीं लिया रेंट पर, आपने गाड़ी नहीं ली, बल्कि क्या करते हो आप लोग बैंक के पास जाते हो और कहते हो कि हमें अमाउंट की जरूरत है, ठीक है, और वो बैंक वाले कहते हैं आप बिलाशक लेके जाओ। लेट सपोज आपके पास 10,000 की जरूरत है, ठीक है, आपने हॉस्टल फीस की जमा करनी है, 20,000 की कर लेते हैं, आपको बैंक वाले कहते हैं कि चले आप इसको ना रेंट पर लेके जाएं, इसको यूज करें बिलाशक, मगर इसका रेंट होगा पर ईयर या पर ईयर हो सकता है, वैसे हम उसको मंथली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका रेंट लेट सपोज 10% जो भी है, ठीक है, आपने उसको रेंट देना है बैंक को। जिस तरह आखिर में 1 साल के बाद घर वापस दिया है, तो ये भी आप बैंक भी आप लोगों से कहती है कि आप लोग जो है ना, लेट सपोज आफ्टर 1 ईयर आपने ये वापस देना है, ठीक है, 10,000। तो ये जो आप लोग दे रहे हैं 10%, ठीक है, पर ईयर, वो क्या कहलाता है, वो इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और दूसरा जो है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लगता है, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने ले सपोज 10,000 लिया हुआ है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, पी हम जिसको कहते हैं। बैंक कहती है हम आर रेट जो है 10% है और ये पर ईयर है, क्लियर। आपने 5 साल के लिए लिया है लेट सपोज, तो सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है जैसे आप लोग 10% कैलकुलेट करें, व्हाट इज 10% ऑफ 10,000, कितना होगा? 1,000। इस तरह करते हैं ना, ये 20 कैंसिल और ये 1,000। तो 1 साल के लिए ना आपने बैंक वालों को ये रेंट देना है 10,000 के ऊपर 1,000, अगर 10% है रफली, ठीक। तो मुझे बताएं 5 साल के लिए आप कितना इंटरेस्ट दोगे? 5,000। और आफ्टर 5 इयर्स आप लोग कितना रिटर्न करोगे टोटल? 15,000 सर। यस 15,000, क्या 10,000 प्लस ये 1 साल के लिए, तो 5 साल के लिए 5,000 होगा, ठीक है, मतलब 5,000 5 टाइम्स 1,000, क्लियर।
इस तरह होगा ना, यस और नो? यस सर। Yes, sir. दिस इज जस्ट सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर? अब मसला पता है क्या, यानी कि हम सिंपल इंटरेस्ट तो आजकल चलता नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। कंपाउंड में क्या होता है कि आपका हर साल वो प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट एड हो जाता है। यानी कि अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, यानी कि लेट सपोज इससे पहले क्या होता था, अगर मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊं, कहानी बताऊं, लेट सपोज दो बंदे हैं, एक ए बंदा है, उसके पास है 1000, अब ये 10,000 की जगह 1000 कर ले और कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और ये बैंक के पास जाता है, बैंक एक वन के पास जाता है, ठीक है, और ये कहता है कि मेरा ये अमाउंट देना एक्स्ट्रा है, ठीक है, 5 साल के लिए मेरा कोई काम नहीं है इस 1000 में से, तो आप हम इसको भले यूज करें। तो बैंक वाले कहते हैं ठीक है, हम हमारे पास डिपॉजिट करवाओ, हम आपको पर ईयर 10% अमाउंट देते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताएं 5 साल के बाद इसको कितना बैंक देगी? 1500। सर 500 रुपए। 10% ऑफ 1100 और 100 एक साल के लिए, तो 5 साल के लिए 500, तो इसका 5 साल के लिए हो जाएगा इसका 1500। और प्लस 500, तो ये हो जाएगा 1500, ठीक है, ऐसे है ना? अच्छा ये बी Yes, sir. इससे स्मार्ट है, उसको भी 1000 है, मगर उसको भी 5 साल के लिए कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये भी बैंक एक के पास जाता है, मगर बैंक वन को कहता है कि आप मेरा ये 1000 जो है ना, वो जस्ट 1 साल के लिए रखो, फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो मुझे बताओ, बैंक कहेगी ठीक है 10% है, तो 1 साल के लिए इसको कितना अमाउंट मिलेगा? 1100। सर 1100 रुपए। 1100 मिलेगा ना। अब देखा, इसकी कहानी में बता रहा हूँ, वो इंटरेस्टिंग है और इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा ये क्या करता है, जो बी है थोड़ा स्मार्ट है, ए से, वो यहाँ से 1 साल के बाद ना निकाल लेता है अमाउंट, ठीक है। इसकी कहानी यहाँ पर खत्म, मगर क्योंकि इसको 5 साल तक के लिए इसको जरूरत नहीं है, तो ये क्या करता है, 1 साल के बाद दूसरी बैंक में जाता है, बैंक 2 के पास, कहता है मेरे पास, अब देखिए इसका प्रिंसिपल अमाउंट पहले 1000 था ना, अब कितना हो गया इसका प्रिंसिपल अमाउंट? 1100। ये इस बैंक को कहता है कि मेरा ये अमाउंट आप रख लें 1 साल के लिए। बैंक कहेगी ठीक है, हम आपको 10% देंगे, ठीक है, रेट अज्यूम करते हैं सेम है। तो मुझे बताए कि इस तरह करके इसका 1 साल, इस बैंक में 1 साल वैसे कम्प्लीट हो, इसका 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर, इसके बाद कितना बनेगा? 1210। सॉरी, ये मैं यहाँ पर लिखना। 1210। So what is 10% of now 10% of not 1000 but 10,000 of 1100, कितना होगा? 110। 110, क्लियर? तो इसका जो 10% लगेगा वो 1000 के ऊपर नहीं लगेगा, बल्कि 1100 के ऊपर लगेगा, बल्कि ए वाला जो था वो हर साल 1000 के ऊपर लग रहा था, ठीक है। मगर ये सेकंड ईयर जैसे हुआ तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गया। तो मुझे बताओ, आफ्टर 2 ईयर में लिखा है, इसको कितना मिलेगा? इसका अपना अमाउंट 1000, 1100 और प्लस में ये इंटरेस्ट, कितना होगा? 1210। 1210, ठीक है। अब ये दूसरे साल में ये भी डिपॉजिट निकलवाता है और ये जाता है तीसरी बैंक के पास, बैंक 3, और अब इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाता है? 1210, और ये कहता है आप मेरा 1 साल के लिए आप रखें यहाँ पर, ठीक है, फॉर 1 ईयर। तो मुझे बताएं, ऐसा इस तरह करके ना ये 5 साल अपने पूरे करता है, मतलब डिफरेंट बैंक के पास जाता है, 5 बैंक डिफरेंट कैलकुलेट। तो मुझे बताएं इसका अमाउंट जो है ना आफ्टर 5 ईयर कितना होगा? चलिए ये बताओ, ए से बढ़ेगा कम होगा या उतना ही होगा? बढ़ेगा। ऐसे बढ़ेगा सर। बढ़ेगा ना, या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, इंक्रीज हो गया। अच्छा ये जो बी पार्ट, बी जी ने जिस तरह किया ना, तो इस बी वाले मेथड को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन
प्रिंसिपल अमाउंट एज ईच एंड एवरी टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड है, पर ईयर है तो हम पर ईयर करेंगे। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि हम प्रिंसिपल अमाउंट को फिक्स कर लेते थे, उसी के ऊपर हम इंटरेस्ट लगता था। मगर इस टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि हर टाइम पीरियड के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा उसका इंटरेस्ट। अब देखिए इन जनरल में फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ, देखना आप। मैंने 1000 लिया था प्रिंसिपल अमाउंट, मगर दिस टाइम में पी अमाउंट लेता हूँ इन जनरल। ठीक है। और आर को मैंने 10% लिया था, तो ये आपके पास है आर इन परसेंटेज। तो पी को मैंने लिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, आर को लिया हुआ है रेट। रेट इन परसेंटेज कर लेते हैं, यानी कि अगर 10% होगा तो आर की वैल्यू 0.1 होगी, अगर 20% होगा तो 0.2 होगी। तो परसेंटेज हमने इसमें बिल्ट इन कर लिए थे। तो मुझे बताओ अगर ये बैंक के पास जाता है अमाउंट और पी अमाउंट जाता है, ठीक है, और आफ्टर 1 ईयर अगर मैं कैलकुलेट करूं 1 ईयर, तो इस बंदे के पास जाएगा इसका अपना अमाउंट प्लस 10% था। अब हम R परसेंटेज ऑफ P कहेंगे, तो R परसेंट ऑफ T इज सेम इज P टाइम्स R। ऐसे किया था ना हमने कैलकुलेट, आपको याद होगा हमने कहा था 1000 प्लस 10 यानी कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है। तो ये आपने कहा था 1000 प्लस इसका आई थिंक आया था आंसर 100। तो इस वजह से आपने कहा था एक साल में इसको 1100 मिलेंगे, ऐसे ही कहा था ना। तो इन जनरल ये आ जाएगा P इंटू पी प्लस आर। अगर आप P कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस व्हाट R 1 प्लस। ठीक है। ये एक साल के लिए है। अब मुझे बताएं, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, जब मैं आफ्टर सेकंड ईयर की बात करूंगा, अब इसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या बनेगा? ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा ना टोटल। तो इस तरह आपने ये P प्लस किया था, तो अब P की जगह मैं लिखूंगा P टाइम्स 1 प्लस R। So now this whole amount will be as a principal amount after second year plus R times ये R times P और P ये है P। Is it clear up here? In general अभी हमने किया है ये। yes sir ये वैसे ही सर है। ये बात समझ नहीं है। ओके ये वैसे ही अगर मैं लेट सपोज इसका कलर चेंज करना चाहूँ, देखिए आपने क्या कहा, ये कहा P प्लस R इंटू पी कहा था ना। और अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट A हो तो आप कहेंगे A प्लस आर ए। अगर आपका इन पर्टिकुलर अगर आपका प्रिंसिपल 1000 था तो आपने कहा था 1000 प्लस R टाइम्स 1000। ठीक है। तो R जो भी है उसको आप प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे P के साथ, तो फार्मूला हो जाता है P इंटू R टाइम्स P। ठीक है। इस वजह से हमने ये किया था, ये P प्लस R टाइम्स P। जब आप सेकंड ईयर में दाखिल होंगे तो आपका, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। जिस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने बताया था कि योर ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट विल बी नाउ होल अमाउंट विल बी प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकंड ईयर। तो ये पूरा अमाउंट यानी कि 1100 था बैंक बी के पास जब ये गया, बैंक 2 के पास जब ये गया था, तो नाउ दिस होल अमाउंट विल बी कंसीडर एज प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमने ये किया था, ये पी किया था, ऐड किया हमने प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इसी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इमेजिन करें आपके पास ये 1100 है। ठीक है। तो पर्टिकुलर केस में अगर मैं कहूँ P प्लस आर पी, तो ये था इनफैक्ट 1100 प्लस 10% ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है। तो आपने कहा था ये तो सेम अमाउंट आ गया। इसका कितना आया था 11 1210 110 आया था ना। ठीक है। 110 सर। तो ये आ गया था 1200। तो इस तरह किया था ना पर्टिकुलर केस। तो हम जनरल करना चाहते हैं, तो ये P आ गया और ये R टाइम्स ये टोटल P है। ठीक है।
आर टाइम्स पी हमने कर लिया, ठीक है, यानी कि 1100 प्लस 10% ऑफ 1100। तो इन जनरल अभी हम कर रहे हैं। तो नाउ दिस होल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर 2 ईयर। तो मैं अगर इसमें से देखें P1 प्लस आर कॉमन लूं तो क्या बनेगा, P1 प्लस आर कॉमन लूं तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, 1 प्लस आर आएगा। प्लस और ये बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, प्लस होते हैं सर। पावर 1 प्लस 1 प्लस 2 इसका आएगा ना। तो आफ्टर 2 ईयर आ गया। इज इट क्लियर अप हियर? सर मतलब पावर जैसे बढ़ाते जाएंगे उतने इयर्स का बढ़ता जाएगा। 3 दे दें हम यहाँ पे तो ये 3 इयर्स का हो जाएगा। यस, ऐसे एक में कर लेता हूँ, उसके बाद आप जनरलाइज करेंगे। तो नाउ दिस विल बिकम प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर थर्ड, यानी कि बैंक 3 के पास जाएंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट ये होगा ना, चाहिए। तो मतलब जब मैं लिखूंगा यहाँ पर आफ्टर थर्ड ईयर, सो पी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट विल बी योर P टाइम्स 1 प्लस आर पावर 2, ठीक है। जब हम थर्ड ईयर के बाद जाएंगे, अब मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ आफ्टर 3 ईयर, तो फार्मूला वही है P टाइम्स आर टाइम्स P, और प्रिंसिपल अमाउंट ये है हमारे पास P1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टाइम्स P1 प्लस आर स्क्वायर। अगेन ये हमारे पास P1 प्लस आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस आर, और अगेन बेस सेम है तो पावर मल्टी 8 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर क्यूब। तो अब मुझे बता सकते हैं, पैटर्न है एक, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताएं व्हाट विल बी अमाउंट आफ्टर टी इयर्स, तो क्या होगा, पावर टी दे देंगे सर। पावर टी दे देंगे, ठीक है, आफ्टर टी। पावर टी। तो ये जो अमाउंट होगा ए, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेट सपोज ए विल इक्वल टू P1 प्लस आर पावर टी। अब आप इस फॉर्मूले से ना इजीली उस बी वाले का अमाउंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बता सकते हैं कितना होगा, बी बनेगा 5 बैंकिंग के ऊपर वो जा रहा है और कंपाउंड कर रहा है, जिसमें उसका प्रिंसिपल अमाउंट था 1000 और आर था 10%, टी था 5। तो तमाम चीजें इसमें पुट करेंगे और कैलकुलेटर में आप लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 1 प्लस आर यानी कि 1.1 पावर 5, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट से करेंगे। मगर मैं आपसे ये अगर मालूम करना चाहूँ, मुझे बता सकते हैं आफ्टर हाउ मेनी, ये सर वो टी फाइंड करेंगे फिर। हाउ मेनी इयर्स अमाउंट should double or will double? सर डबल के इक्वल रख के वेरिएबल दे देंगे उसकी पावर में। अच्छा, मगर मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ, अब आपका वेरिएबल कहाँ पर लाई करेगा, ऊपर होगा ना। सो इस तरह की प्रॉब्लम में आपका जो फंक्शन होगा दैट विल बी एक्सपोनेंशियल, क्लियर, यानी कि f ऑफ x विल इक्वल टू, अगर आप तमाम चीजें रखें, ये हो जाएगा 1000 1.1 पावर t। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जाम्पल, तभी हमने इंटरेस्ट था ये एग्जाम्पल किया था कि आपको ये पता हो कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में ना कैसे और कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आप बुक में देखें क्या है, ये फार्मूला है जो अभी हमने मतलब ड्राइव किया था, आपको पता है कि P आफ्टर टी हमने ए से डिनोट किया, ये टाइम पीरियड टी से डिनोट करेगा। यहाँ पर देखें ये ए है, ठीक है, तो ये P पावर P आफ्टर टाइम टी इक्वल टू 1 प्लस आर पावर टी। दिस इज योर इंटरेस्ट फंक्शन बैलेंस आफ्टर ईच कंपाउंडिंग, ओके। इज इट क्लियर अप हियर? यस और नो? यस सर। परेशान तो नहीं आप लोग? नो सर। यस अच्छा, सर। ये जो बी बंदा है, इसके अलावा ये कहानी अभी रुकी नहीं है, आगे कंटिन्यू है। सी एक बंदा है जो इससे और मतलब स्मार्ट है। अज्यूम करें इसके पास भी इतना अमाउंट है और इसको भी 5 साल के लिए जरूरत नहीं, मगर ये जाता है बैंक 1 के पास
ठीक है। बैंक 1 को कहता है मेरा ये अमाउंट आप रखें फॉर लेट सपोज जस्ट हाफ ईयर, मतलब 6 मंथ। बैंक वाले कहेंगे हमारा क्योंकि रेट जो है ना वो 10% है पर ईयर, मगर आप हाफ ईयर के लिए रखते हैं तो ये हो जाएगा 10/2, मतलब 5% हम आपको देंगे। वो कहता है ठीक है। तो ये 5% के लिए रखता है बैंक 1 के पास। तो मुझे बताएं कि आफ्टर 6 मंथ इसका कितना अमाउंट होगा। सिंपली आप क्या करेंगे, 10,000 प्लस 0.05 आप 10,000 सॉरी 1,000, बताएं कितना होगा। 1050. यस, कितना होगा। 1050. सर 500 रुपए, 500 50 आएगा ना। Yes sir, 1050. अच्छा, मगर अभी तक इसको 1 साल कंप्लीट नहीं होगा। 6 मंथ के बाद ये फिर जाएगा बैंक 2 के पास, ठीक है। अगेन 6 मंथ के लिए जो रेट होगा वो होगा 5%, मगर इस मरतबा इसका प्रिंसिपल अमाउंट 1000 नहीं है, क्या है 1050. 1050। तो ये आफ्टर 1 ईयर होगा इसको कंप्लीट, ठीक है। 6 मंथ प्लस 6 मंथ, तो ये हो जाएगा 1050 प्लस 0.05 आप 1050, बताएं कितना होगा। Sir, 1125. 1125, यस, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताएं, 1 साल में कंपेयर करें, उस जो ए बी वाला बंदा था सी से पहले, उसका 1 साल में आया था आई थिंक 1100, ऐसे ही है ना। Yes sir, 1100. आया है 1125। तो इसी तरह ये 5 और 5 10 बैंकों को अप्रोच करेगा तो इसका अमाउंट मुझे बताएं 20 से ज्यादा होगा या कम होगा। ज्यादा होगा सर. हालांकि रेट तो वही है, साल का 10 है और 6 मंथ का 5% है, मगर क्योंकि उसको बी को या ए को 1 साल में 1 मरतबा लग रहा था, मगर इसको 1 साल में 2 मरतबा लग रहा है, ठीक है, तो इसका ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, ये कहानी चलती जा रही है। डी बंदा आया, वो कहता है कि मेरा 1 मंथ के लिए रखे हैं, और ई बंदा आया कहता है मेरा 1 दिन के लिए रखे हैं, और डी बंदा आया कहता है। तो बैंक वालों ने मिलके कहा कि ये तो किसी का काम नहीं हो रहा, तो हम इस तरह करते हैं, सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे पास रखवा लो, हम आपका ना खुद ही से कंपाउंडिंग करते जाएंगे, आपको ना बैंक स्विच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्विच करते हैं तो किसी का फायदा नहीं होता, क्योंकि बैंक में जब आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो तो बैंक उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, और थोड़े टाइम पीरियड के लिए बैंक इन्वेस्ट करे तो उसको कोई फायदा नहीं होता। तो वो कहते हैं हम आपको ना एक ही बैंक में इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं अगर आपका पर ईयर हो तो, मगर वो कहते हैं नहीं, हम लेट सपोज पर मंथली करना चाहते हैं, पर डे करना चाहते हैं, पर मिनट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम लेट करते हैं, लेट एम या एम कर ले या एम कर ले, जो भी है, ठीक है। एम डिनोट्स number of periods in a year। आप लोग जितने भी 1 साल में कंपाउंडिंग कराना चाहते हो वो हमारा एम है, यानी कि अगर आप 6 मंथ के लिए करना चाहते हैं तो एम की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अगर आप मंथली करना चाहते हैं तो एम की वैल्यू 12 होगी। वैसे अगर आप वीकली करना चाहते हैं तो एम की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी 56। अब फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये है फॉर ईयरली, जो पहले लेकिन लिखा था हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है। मगर जब एम पीरियड है तो ये हो जाएगा P1 प्लस, अब इसका रेट क्योंकि ईयर में आर है, तो मुझे बताएं 6 मंथ में हमने क्या किया था, आर को हमने कितनों के साथ डिवाइड किया था, 2 के साथ, मगर इन जनरल हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, एम के साथ। ऐसे है ना, जितने भी आप डिवाइड जितने भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो आप रेट को ना उस हिसाब से, अगर आप मंथली करना चाहते हैं तो आपका रेट फिर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो इन जनरल अगर आपकी वैल्यू में मालूम करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा एम, तो आपका जो रेट होगा वो कम डिवाइड हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय, ठीक है। मगर आप देखते हैं ये ईयरली है तो टी की वैल्यू आ जाती है। उस पर्टिकुलर केस में हमने दो मतलब 6 मंथ के लिए कहा था तो 2 टाइम्स हमने किया था, ठीक है। अब वो 2 की जगह में जनरल एम करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा एम टाइम्स टी, यानी कि साल में उतनी मर्तबा इंटरेस्ट लगेगा जितनी मर्तबा आप लोग इस एक साल को उतने पीरियड में तकसीम कर रहे हैं। यानी कि अगर आप मंथली इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स टी, यानी कि टी 1 ईयर है तो ये पावर 12 में कन्वर्ट, तभी ये पावर की वजह से ना अमाउंट जो है ना इंक्रीज हो रहा है। तो इन जनरल हमारे पास जो फार्मूला है वो मैं अगर आपको दिखाऊं बुक से, ठीक है। तो ये है आर ओवर, अच्छा हमने एम लिया था, ये एन है तो इससे कोई परेशानी परेशान नहीं होना, ठीक है। एन और एम है तो हमने एम लिया था। तो अमाउंट बैलेंस आफ्टर एन कंपाउंडिंग पर ईयर, एन कंपाउंडिंग ईयर का मतलब ये है कि एक साल को आप कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, वो क्वार्टरली हो, मंथली हो, डेली हो, ठीक है। इज इट क्लियर अप हियर? यस सर। ये तो पर्टिकुलर अगर आप देखना चाहें एम को खास तौर पर आप समझना चाहें, ठीक है, तो आप चलिए मैं एक दो एग्जांपल कर लेता हूँ। लेट सपोज अगर आप लिखते हैं फॉर मंथली, मंथली आप लोग इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं तो फिर एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू हो जाएगी 12, क्योंकि एक साल में हम एक साल को कितने हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, 12 में। तो अब आपका फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा P1 प्लस आर, जो भी रेट है पर आर जो है ना वो पर ईयर रेट है, ठीक है। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12T, ठीक है। और अगर लेट सपोज आप लोग रखना चाहते हैं फॉर डेली, मतलब डेली बंदा एक बैंक से स्विच करे या कंपाउंडिंग डेली बैंक उसको देना चाहते हैं इंटरेस्ट, उसका फार्मूला हो जाएगा P, तो आएगी 365, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर ओवर 365 टाइम्स 365T। और लेट सपोज अगर आप वीकली बात करें तो एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 सर, 54 54 और 2 सर 2 या 4 2 कर लेते हैं, 56 जाता था ना। 52 आई थिंक, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मगर आप लोग ये देखें कि लेट सपोज मैं फार्मूला इन जनरल अभी लिखने जा रहा हूँ 1 प्लस आर ओवर एन पावर एन टी, ठीक है। ये सर अच्छा, अगर मैं इसको लेट सपोज कर लेता हूँ 1 ओवर एम, 1 ओवर लेट मी यस 1 ओवर एम करना चाहता हूँ तो मुझे बताएं क्या होगा। मैं इस आर और एम को किसके सपोज करूं? मैं इस तरह करना चाहता हूँ, लेट सपोज कोई दूसरा बंदा है तो इससे और स्मार्ट है, जो क्या करना चाहता है कंटिन्यूस पर जाना चाहता है। तो मैं अभी उसकी थोड़ी कैलकुलेशन आपको बताऊं, लेट कर लेता हूँ, लेट n इक्वल टू व्हाट शुड आई राइट, या m को मैं कर लेता हूँ m इक्वल टू r टाइम्स n पर एग्जांपल, ठीक है। लेट किया मैंने m को और मैं 2 नंबर की प्रोडक्ट करना चाहता हूँ ताकि मुझे ये 1/n मिले जो भी है, ठीक है। तो अगर मैं पुट करता हूँ फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए तो फार्मूला क्या हो जाएगा P1 प्लस r और m की जगह क्या लिखूंगा मैं Rn, और ये क्या होगा RNT। इज इट क्लियर अप हियर? परेशानी तो नहीं? तो ये हो जाएगा कन्वर्ट किसमें 1 प्लस 1/n, और ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा RT, ऐसे होगा ना। और सर ये m इक्वल टू आर एन वाला थोड़ा बता दें। मैंने सपोज किया है
अच्छा क्यों सपोज किया उसका रीजन मैं अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर में। अगर इससे पहले देखें कि मैं इसको लिख सकता हूँ ना, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर एन, आर ओवर एन मैं लिखता हूँ एन, और मैं इसको लिखता हूँ एन हो गया, बाकी क्या बचा आर टी। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने इसको बनाया है वो इस वजह से बनाया है कि कोई ये करना चाहता है कि मुझे बताएं ABCD में जो हमने पर्टिकुलर एकदम लिए कौन सा स्मार्ट था, किसका ज्यादा अमाउंट बढ़ जाना है। ए का तो चलो कम था, BCD में आप लोग कंपेयर करें। ठीक है सर, ठीक है। नहीं ए का तो नहीं था, सी का ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है कि सी का अगर आप एम को लार्ज करेंगे, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स जो हमने किए थे एम, उसको जितने ज्यादा होंगे तो उसका अमाउंट ज्यादा होगा ना। 6 मंथ से कंपेयर करें उस मंथली वाले का ज्यादा होगा, या फिर मंथली से अगर आप डेली वाले को कंपेयर करेंगे तो उसका ज्यादा होगा, और डेली वाले से अगर आपको मिनट का करें तो उसका ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम अमाउंट होगा जब एम जो है ना वो इन्फिनिटी हो, इस तरह होगा ना। आर यू गेटिंग नॉट? यस सर। तो अगर एम इन्फिनिटी हो, एम लार्ज हो, तो एन में क्या रिलेशन आएगी, क्योंकि एन आर तो नॉन जीरो है तो आर अपान एम अपान जीरो आर होगा। तो अगेन हियर हम क्या करना चाहते हैं, मैं एन को लार्जेस्ट करना चाहता हूँ, एन टेंस इन्फिनिटी करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि एम इन्फिनिटी है तो एन भी लार्जेस्ट हो जाएगा क्योंकि एम इज इक्वल टू आर एन। क्लियर? तो अब देखिए ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर मैं लिखूंगा इक्वल टू पी लिमिट, वैसे हमने लिमिट पढ़ा नहीं, आगे हम पढ़ेंगे, मगर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस इन्फिनिटी का मतलब हम कंटिन्यूस की तरफ पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट जो है ना हर लम्हे लगे, ठीक है, सेकंड से भी कम टाइम पीरियड पर लगे। तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा दिस इज वैल्यू ऑफ ई, मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर पहले के, थोड़ी देर के बाद कि ये ई में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप आर को एन को सॉरी इन्फिनिटी सॉरी ये अच्छा ये क्या था 1 हो रहा था, दिस इज 1, दिस इज 1 के 1 और एन है, ठीक है, तो ये ई हो जाएगा और ये पावर इसका सेम हो जाएगा। तो दिस इज इनफैक्ट फार्मूला फॉर कंपाउंडिंग। सर ये 1 कैसे हो गया? ये 1 ही था ना, हमने मिस्टेक लिखी है ये 1 अपान, रिपीट करें सर, समझ रहे हैं। इसी को मैं आगे लेके जा रहा था ना, ये 1 है ना, क्योंकि आर आर तो कैंसिल हो जाएगी। यस सर, मिस्टेक इन लिया आपने। ये टाइप ये जो है ना क्या है, टाइपो है। ये 1 है, ठीक है, अब ठीक है। तो ये जो है ना पी पावर कंपाउंडिंग कंटिन्यूस का है। कंटिन्यूस का मतलब ये होगा कि हर एक लम्हे पर ये ना वो इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है, मतलब 1 सेकंड से पहले पहले ये। तो ये लार्जेस्ट होगा, मैक्सिमम होगा अमाउंट आपका, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी हमने किया था, इनफैक्ट वो सेम चीज करना चाह रहा है। तो ये मैं आपको दिखा रहा था, लेफ्ट साइड पर टेबल है। अगर आप एम की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 10 रखेंगे तो 2.5 to 100, जैसे जैसे एम की वैल्यू बढ़ाएंगे इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो ये नंबर जो है ना वो कन्वर्ज करेगा ई की तरफ, जो कि रेशनल नंबर है। इसका वैसे रिगरस प्रूफ है, पर्टिकुलर हम कर सकते हैं कि कैसे ये ई के बराबर होगा, मगर अभी हम उसको ना डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसके लिए अगेन हमें 1 घंटा चाहिए, तो हम अज्यूम करेंगे किसी और टाइम पीरियड पर अगर टाइम मिला तो हम ये इसको प्रूव भी करेंगे कि अलजेब्रिकली। ये तो अभी आपने कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट किया तो आपको देखा कि ई के करीब आ रहा है, तो आपने ये कहा कि अगर लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो ये ई की तरफ जाएगा, तो इस वजह से हमने इसकी जगह ई लिखा है, ठीक है। इसमें एम और एन रिप्लेस भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे हम सर हमने तक लेके जाएंगे तो ये ई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास 2 तरह के फार्मूले आ जाते हैं। एक ये नीचे वाला जो कंपाउंड कंटिन्यूस है वो है ई पावर आर टी, जो कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, जिसको मैंने आपको बता रहा था कि उसकी बड़ी एप्लीकेशन है। तो एक एप्लीकेशन आपने यहाँ देख लिया कि इंटरेस्ट
हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको कंटिन्यूस ना हो तो फाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड्स हैं इन अ ईयर, सो एन कंपाउंडिंग पर ईयर, लेट सपोज कंटिन्यूस के अलावा मंथली है, वीकली है, या जो भी है क्वार्टरली है, तो वो उसके लिए ये वाला फार्मूला है, कंटिन्यूस के लिए ये वाला। और ज्यादातर बैंक आजकल कंटिन्यूस में इंटरेस्ट को डील करती है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल इसको और समझने के लिए आप इस एग्जांपल से आई थिंक क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज आप इन्वेस्ट करते हो 12,000 और रेट है, अच्छा जो रेट होगा वो अमूमन ईयर का होता है, दिस इज ईयरली रेट 3%, फाइंड द बैलेंस आफ्टर 4 ईयर ऑफ द कंपाउंडिंग क्वार्टरली, मंथली, कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअस में तो आपको पता है, मगर क्वार्टरली का मतलब साल को आप क्वार्टर में 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो एम की वैल्यू क्या होगी और मंथ 3 या 4 क्वार्टर 4 को कहते हैं ना, 3, अच्छा 3 मंथ को कहते हैं, ठीक है। हर 3 सर 3 होंगे। अप्लाई हो रहा है, ठीक है, मगर एम की वैल्यू आपको पता है कि 4 होगी, या एम की वैल्यू 4 होगी, और मंथ 3 होगा। 3 मंथ के बाद अगर आप इंटरेस्ट अप्लाई करना चाहते हो तो एन 4 होगा, और एन टी की वैल्यू आपको 5 है, और पी भी गिवन है। तमाम चीजें आप कैलकुलेट करोगे तो ये 12,000 से बढ़कर 13,000 कुछ 900 अमाउंट हो जाए। मगर मंथली, अच्छा मंथली में अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताएं इस अमाउंट से बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा सर। हमारा पीरियड्स इंक्रीज हुए तो इससे बढ़ेगा, तो इनकी वैल्यू 12 होगी, तमाम चीजें आप रखेंगे तो ये आपका हो गया 13,939, ये 34 था, ये 9 आ गया। 5 रुपए बढ़ा है सर, फायदा तो नहीं है। हाँ, क्योंकि रेट कम है ना, 3% है। अगर ये 3 की जगह 10 हो या 5 और अमाउंट भी ज्यादा हो तो इनफेक्ट बढ़ेगा, फायदा होगा। अगर आपको बिजनेस माइंड हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना वो कम नहीं है। मगर जब आप कंटिन्यूस के पास जाएंगे तो मुझे बता, इससे अमाउंट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, और वो मैक्सिमम होगा, यानी कि इसके अलावा आप पर मंथ, पर ईयर भी, सॉरी पर मिनट भी रखेंगे, पर सेकंड भी रखेंगे ना, तो कंटिन्यूस से कम ही होगा या इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस में आप ई को यूज करते हो, जस्ट हमें आर का पता है और टी का पता है, तो जस्ट पुट करेंगे तो ये 13,942 में। सो ये कहानी जो थी आपको पता है कि नेचुरल रेशनल नंबर ई के रिलेटेड थी, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग देखें रेडियो एक्टिव डीके में हम यूज करते हैं फिजिक्स में इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, कि किस तरह वो डीके हो रहा है, किस रेट से, उसको आपने एग्जाम ले तो जरूर आपको पढ़ना है, उसको खुद से करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 3.1, ये इसकी समरी है और ये इसकी एक्सरसाइज है। और अब हम करना चाहते हैं लागत, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। लॉगरिथम फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने देखा था पिछली एक्सरसाइज में कि y बिकॉज़ f of x equal f of x is 1 to 1, so that's why inverse of this function will exist, and inverse of this exponential function is a logarithm function, clear? तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स सपोज क्या था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मुझे बताएं। f of x equal to f of x where a is greater than 0 and a not equal to 1, clear? सो या फिर आप इसको इस तरह करें, लेट इनवर्स का पता है ना, हमने y f of x को रिप्लेस किया था, y equal to f of x, clear? सो हमें x के लिए सॉल्व करना है। सो डायरेक्ट हमें कोई फंक्शन नहीं, मगर हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि ये लॉग अप्लाई करेंगे सर। सॉरी, मैं क्या लॉग अप्लाई करेंगे इस पे? यस। अब यहाँ तक तो परेशानी नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे हम, कि ये चीज जो है ना इक्विवेलेंट है लॉगरिथम, इसका बेस जो है a, उसका बेस रहता है a, जस्ट x और y को रिप्लेस करते हैं जिसका इनवर्स में आप लोग करते हैं, क्योंकि ये इसका इनवर्स है तो हम क्या करेंगे, x और y, मतलब यहाँ पर जो x एक्सपोनेंट है वो इक्वल में चला जाएगा और y जो है ना इक्वल है तो वो एक्सपोनेंट, यानी कि ये इसका लॉगरिथम का कोएफिशिएंट हो जाएगा log of x द बेस a इक्वल टू 1।
ये बोथ आर इक्वलेंट फॉर्म ऑफ ईच अदर। जिस तरह आप लोगों ने पता है ना 1/2 को लिखते हैं लेट्स सपोज 0.5 इक्वलेंट फॉर्म। इन द सेम वे दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज नोन एज लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे? इसके दो मेथड हैं। आप इसको डायरेक्ट यूज करते हैं, आप कहते हैं log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y, या फिर आप इसको इस तरह भी रीड करते हैं log टू द बेस a ऑफ x इज इक्वल टू y। तो दोनों मेथड में आप लोग रीड कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं, जिस तरह एड्रेस होता है वैसे आप लोग इसको पढ़ते हैं। log, अगर आप x को पहले आइडेंटिफाई करते हैं तो हम कहेंगे log ऑफ x, फिर आप बेस की तरफ जाते हैं log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू y, या पहले a के पास जाएंगे तो आप कहेंगे log टू द बेस a ऑफ x इक्वल टू y। ठीक है, तो ये चीज आपको पढ़ना आना चाहिए। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और अब देखें, जब हमने y को रिवर्स कर लिया और अब क्या होगा इसमें, इसी क्वेश्चन को देखें, यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ a पावर x इक्वल टू y है तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी इसकी? सॉरी यहाँ पर y आएगा। ठीक है, दिस इज अगेन तो रिलेशन एक बार तो दोबारा देखें। ये y होगा और ये हम x के लिए तो सॉल्व कर रहे थे ना, x के लिए तो हमें सॉल्व करना था, इस वजह से तो हमने ये डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो ये भी चेंज होगा, log ऑफ ये हो जाएगा y। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x। आर यू गेटिंग नॉट? समझ रहे हो आप लोग ये चीज? तो इसको हम रीड वैसे ही करेंगे, जो ये यहाँ पर है उसको हम कहेंगे आप log ऑफ y, और बेस है तो उसको हम बताएंगे कि बेस, और इक्वल टू हम कहेंगे इज x, log ऑफ y ऑफ टू द बेस a इक्वल टू x। क्लियर? ये दोनों आपस में बराबर है। और जैसे आप लोगों ने x के लिए सॉल्व किया तो उसी फंक्शन को तो हम कहते हैं ना कि इनवर्स है। ठीक है, तो आप लोग रिकॉल करें वो जो 3-4 स्टेप आप लोग फॉलो करते हैं। तो उसके बाद हमने x के लिए सॉल्व किया तो हमने ये कहा था कि दिस f ऑफ नेगेटिव x विल इक्वल टू log ऑफ, अब क्योंकि फंक्शन x का है तो ये हो जाएगा x बेस a। अगर आपका फंक्शन जो है फंक्शन है a पावर x तो उसका इनवर्स है log ऑफ x टू द बेस a, तो बोथ आर इनवर्स विथ ईच अदर। अच्छा, और जो a के लिए कंडीशन है जो यहाँ पर है वही इसके लिए इन जनरल a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये सेम है जो यहाँ पर हमने यूज कर चुके। ठीक है, और मुझे बता सकते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होगा इस फंक्शन का? यानी कि अगर इन जनरल अगर मैं बात करूं f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, और a के लिए आपने बता दिया है a ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल टू 1, व्हाट विल बिकम डोमेन, व्हाट सर पॉजिटिव रियल नंबर्स। रेंज। ये आप लोग अब रिलेशन पड़ी हुई थी इनवर्स फंक्शन में, तो फंक्शन की डोमेन होती है, इनवर्स की रेंज होगी, जो फंक्शन की रेंज होती है वो फंक्शन की इनवर्स की मतलब रिवर्स होता है। तो डोमेन क्या होगा? ये व्हाट शुड आई राइट है? पॉजिटिव रियल नंबर्स। Positive real number, so x will become greater than 0 only. यस सर। And what about range? रियल नंबर्स। All real numbers, so y will belong to real number, y or f of x कर लेंगे की बात होती है। Are you getting on that? तो इसका मतलब आप लोग देखेंगे अगर आप कैलकुलेटर में भी यूज करेंगे log नेगेटिव या इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि डोमेन इसकी पॉजिटिव समझ में ना आया। कौन सी चीज? ये वाली जो डोमेन और रेंज वाली। चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोबारा। ठीक है, चलिए ये f of x है
और ये एक इनवर्स है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स था ए पावर एक्स और ये था log ऑफ एक्स बेस ए, ठीक है। इन जनरल में लिख रहा हूँ, ओके। तो मुझे बताएं डोमेन, एक्स रियल नंबर, रेंज मतलब y, पॉजिटिव नंबर, ये तो पता है ना आपको, पता है ना ये चीज। जी सर पता है ये चीज। अब मुझे बताएं इस फंक्शन के डोमेन और रेंज को देखते हुए इनवर्स का मुझे बताएं, डोमेन और रेंज। आपको ये तो पता है कि जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि जो रेंज है यानी कि y है वो रियल नंबर है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। और आपको ये भी पता है कि जो फंक्शन की रेंज होगी वो उसके इनवर्स की डोमेन होगी, तो इस वजह से डोमेन होगी। अब क्लियर है। तो आप इन जनरल इसको देखें ग्राफ, सॉरी बुक को, तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो एक ही वही सेम, मगर एक्स डोमेन है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर दिस फंक्शन। और फंक्शन है हमारा लॉगरिथम फंक्शन विद बेस लॉगरिथम बेस 2 है, 4 है, डिफरेंट बेस है, तो उसको आप एक्सपोनेंशियल में कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर इसकी की भी होती है, आप कैलकुलेटर में इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और सॉरी जैसे आपने लिखा ना y इज इक्वल टू a पावर x, तो आपने इसका इनवर्स निकाला y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, तो वो मतलब इसका इनवर्स नहीं होगा ना। अगर हम उसको प्रूव करें तो वो इनवर्स हो रहा नहीं सर उसका। क्या कह रहे, आवाज सही नहीं आ रही, कोई और बताए क्या करना चाहता है आप? हाँ बताएं, मैंने क्वेश्चन नहीं समझा आपने। सर जैसे आपने बताया ना log ऑफ a पावर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू log टू द बेस a, ये सब जो ये स्क्रिप्ट आपने शेयर की यही है सर। तो इसके अंदर जो सर इसका आपने इनवर्स निकाला था वो सर प्रूव नहीं हो रहा सर। अगर मैथमेटिकली इसको प्रूव कर दिए प्रूव नहीं होगा सर। क्या चीज? कोई दूसरा बंदा बताए, इसका आवाज मुझे बिल्कुल कम सुनाई दे रहा है। किसने समझा है अब्दुल रब का क्वेश्चन? नहीं सर, इसका आवाज मैं भी नहीं समझता। अब्दुल रब कहना क्या चाहते हो? सर जो ये क्वेश्चन था ना आपने सर जो मतलब इनवर्स निकाला था सर, मेरी बात क्लियर है आपको? चलिए मैं लिखता हूँ दोबारा। ये अगर आपके पास फंक्शन है a पावर x, तो हमने ये कहा था कि इसका इनवर्स जो है वो है लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस है, ये हमने जस्ट कहा। ये सर ये मतलब मैथमेटिकली इसको प्रूव कैसे करेंगे सर? हाँ प्रूव के लिए हमने पढ़ा था ना, आप लोग देखें एफ कंपोजिट, ये लेट सपोज जी है, ठीक है, तो एफ कंपोजिट जी को आप कैलकुलेट करें, अगर उसकी वैल्यू जी कंपोजिट एक के बराबर और फिर उसकी वैल्यू आइडेंटिटी एक्स आती है तो आपका प्रूफ हो जाएगा इजीली। मगर ये जो फंक्शन है ना वो हमने खुद से डिफाइन किया, ये तो इससे आप लोग इजीली प्रूफ कर सकते हैं। वैसे हमने ये ड्राइव ही तो किया था स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट डाटा ना लगाना पड़े। जिस तरह हमने किया था एक्स को रिप्लेस किया था वाई के साथ, फिर वाई की एक्स के लिए सॉल्व किया था, फिर उसको हमें तो उन 3-4 स्टेप के बाद हमने बनाया था। मगर इसके अलावा आप इस फॉर्मूले से ना इजीली प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हम सब ट्राई करें प्रूफ नहीं हो रहा सर। मतलब हमने जो जैसे हम डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं ना इस तरीके से, लॉग को मल्टीप्लाई करें बोथ साइड इक्वेशन के, तो फिर लॉग की वजह से जो एक्स पावर में होगा वो सर मतलब नीचे उतर के आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं इसको। यस, मैथमेटिकली ड्राइव भी कर सकते हैं और प्रूफ इस तरह इससे प्रूफ होगा। और ड्राइव तो हमने किया हुआ था, ठीक है।
अच्छा मुझे बताएं व्हाट विल बिकम log ऑफ a टू द बेस a, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 हमें पता नहीं, लेट सपोज हम करते हैं log ऑफ a टू द बेस a इज, लेट सपोज हम कोई वैल्यू यूज करते हैं, लेट सपोज मैं z के बराबर करता हूं, तो इसका मुझे बता सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? ये बेस है a और ये पावर हो जाएगा z, और ये इस तरह होगा ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका। हमें z चाहिए तो इसका पावर 1, तो दिस विल गिव यू z इक्वल टू 1, और z इक्वल 1 का मतलब ये 1 है, तो इसके मतलब ये 1 है। तो एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि अगर सेम वैल्यू हो और सेम बेस हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट log ऑफ a टू द बेस, चलिए log ऑफ 1 अगर मैं बात करूं तो log ऑफ 1 टू द बेस a, इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगेन 0 सर 0 हमें पता नहीं है, लेट सपोज तो हम ये कहते हैं कि log ऑफ 1 टू द बेस a को हम कर लेते हैं लेट सपोज y, और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? a पावर y इक्वल टू 1, एंड दिस 1 कैन आल्सो बी रिटन एज a पावर 0, क्योंकि एनी नंबर पावर 0 इज इक्वल 1 और a तो 0 नहीं है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है। या फिर आप दूसरे लफ्जों में इस तरह तो देख सकते हैं कि फंक्शन में हम 0 पुट कर रहे थे तो 1 आ रहा था, तो इनवर्स में क्या होगा? रिवर्स होगा 1 का मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब log ऑफ 1 विद एनी बेस विल ऑलवेज 0। तो ये दो प्रॉपर्टी है, और लेट मी चेक, और है ये log ऑफ a पावर a, log ऑफ a पावर x टू द बेस है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये प्रूफ में करते हैं, सपोज करते हैं कि इसका हमें पता नहीं, लेट सपोज दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू y और हमें y की वैल्यू चाहिए। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? इसका बेस a सेम और ये इसका पावर हो जाएगा, और ये उस तरफ आ जाएगा जो भी इसका कोएफिशिएंट है, ये होगा a पावर x। कंपेयर करेंगे, बेस सेम है तो पावर पावर के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब दिस y इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब है log ऑफ a power x to the base a is always equal to x, ठीक है। ये चंद प्रॉपर्टी थी इसकी। और अगर आपके पास इस तरह हो log ऑफ x to the base a, लेट सपोज इक्वल, या इफ कर लेता हूं, इफ log ऑफ y to the base a, तो जिस तरह बेस सेम था तो हमने पावर को इक्वल किया, वैसे ही इसमें सेम लॉगरिथम विद बेस a है तो x की वैल्यू हमेशा y के बराबर होगी, ठीक है। तो ये चंद प्रॉपर्टीज थी जो कि अभी हमने डिस्कस की, 4 प्रॉपर्टीज थी। ये इसका ग्राफ है, आप इसका ग्राफ आप कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर आपको पता है कि देयर इज रिलेशन बिटवीन फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। सो जिस तरह फंक्शन और इसका इनवर्स y इक्वल x वाली लाइन के साथ सिमेट्रिक हुआ करता था, यहाँ पर वैसे ही ये y इक्वल x है, तो फिर ये log ऑफ x टू द बेस 2 है, ठीक है। उसको इसीलिए आप कैलकुलेटर से या विदाउट कैलकुलेटर अगर आप पॉइंट इस तरह के लेते हैं तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। जिस तरह फंक्शन में हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट था, वैसे ही इसके इनवर्स में वर्टिकल असिम्प्टोट होता है। इसका मतलब ये ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, इसके साथ होता हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जनरल इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करके इसको खत्म करते हैं। ग्राफ ऑफ y, डोमेन आपको पता है ग्रेटर देन 0, रेंज आपको पता है, और उसका y इंटरसेप्ट था, इसका x इंटरसेप्ट 1,0, और ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 1 हो, मगर a अगर इन बिटवीन 0 एंड 1 हो, और ये फिर आगे कहता है कि इसका वर्टिकल असिम्प्टोट है, अगर x की वैल्यू 0 के करीब हो तो
इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव इंफिनिटी के पास जाएगी। अगेन वही शिफ्टिंग 2 ऐड करेंगे या 1 माइनस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड या अप डाउन वगैरह वो करेगा, ठीक है। अच्छा, नेचुरल लॉगरिथम में अगर बेस ई हो, log ऑफ बेस ई, उसको हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं, l फॉर लॉगरिथम, n फॉर नेचुरल। तो नेचुरल लॉगरिथम log बेस ई और ln ये एक ही बात है, ठीक है। तो कैलकुलेटर में ln होगा तो ln का मतलब log बेस ई कहलाता है। तो ये कैलकुलेट इस तरह इजीली कैलकुलेट करेंगे। बेस जो भी हो log ऑफ 1 0 के बराबर होता है और log ऑफ ई बेस ई, ln ई का मतलब log बेस सेम ई 1 जो कि अभी हमने प्रूव किया है, और log बेस ये वही सेम प्रॉपर्टी है, बस बेस ई है, ठीक। इसके डोमेन का मतलब आपको पता है कि डोमेन विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो डोमेन का मतलब इस लॉगरिथम के साथ जो इसका कोएफिशिएंट है x माइनस दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका डोमेन 2 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका तो आपको पता है x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो 0 के अलावा तो इस तरह आप लोग इसकी डोमेन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन है, आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। और समरी है, उसके बाद अगर कोई मसला हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप दिस इनफ फॉर टुडे। क्या कहते हैं आप? यस सर। आप लोगों को कोर्स आउटलाइन शेयर की हुई है, ठीक है। उसमें आप लोग सिलेबस भी देखें, मगर पर्टिकुलर जो मिड 2 का सिलेबस है ना, वो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं।